हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पूर्व का जो टॉपिक चल रहा था वो हम पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे थे। तो हमने पॉलीसैकेराइड को डिफाइन किया था। वास्तव में पॉलीसैकेराइड क्या है। देखो, ये बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टफुल टॉपिक चल रहा है। तो हमने पॉलीसैकेराइड को डिफाइन किया। फिर पॉलीसैकेराइड वास्तव में एक स्टार्च होता है। स्टार्च का सामान्य सूत्र क्या है, और स्टार्च दो यौगिकों से मिलकर बना होता है। एक होता है एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। हमने दोनों की संरचना आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिलोज जो है 10 से 20% भाग बनाता है, और एमिलोपेक्टिन जो है ये 80 से 90% स्टार्च का भाग बनाता है। इन दोनों की हमने संरचनाएं बनाई। एमिलोज एक रेखीय बहुलक होता है अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का, जबकि एमिलोपेक्टिन जो होता है वो एक शाखित संरचना होती है, शाखित बहुलक होता है, जहाँ 1,4 और 1,6 के मध्य में ग्लाइकोसिलिक बंध बनता है। तो ये हम पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी 26 तारीख को जब पेपर हुआ था तो उसमें देखो सुक्रोज के जनक बटन का रासायनिक समीकरण लिखिए, नंबर 1 में आपका प्रश्न आया। तो जो अपन पढ़ा रहे हैं वही सारे प्रश्न आएंगे। सी सेक्शन में देखिए, आप सारे जो पढ़ा रहे हैं वो इसी यूनिट के सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को आप ध्यान दें बिल्कुल, और वीडियो को अवश्य देखें, और जहां भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे पूछें। तो देखिए, हमारा अब सेलुलोज हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। हम क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, क्या है बताएं या समझाएं। देखिए, सेलुलोज नंबर 1, सेलुलोज जो है आपका, सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, जिसका सामान्य सूत्र C6H10O5 का मॉडल होता है। जी, सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, जिसका सामान्य सूत्र C6H10O5 का मॉडल होता है। यह पौधों में मिलता है। यह केवल जो है सेलुलोज, यह केवल पौधों में मिलता है। यह केवल पौधों में मिलता है। कोशिक तथा पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तथा पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। ये लीजिए, ये तथा पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेलुलोज भी मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। सेलुलोज भी मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन स्टार्च भी यहाँ भोजन के लिए या भोजन के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
वस्त्रों के लिए उपयोगी होता है। सेलुलोज वस्त्रों के लिए, सेलुलोज वस्त्रों के लिए एक मुख्य स्रोत है, एक मुख्य स्रोत है। ये चौथा पॉइंट देखिए, यह जो है आपकी यह लकड़ी, यह लकड़ी सूती कपड़े, जूट व रुई में सेलुलोज पाया जाता है। आप देखिए, ये सूती कपड़ों में जो है यानी लकड़ी के अंदर ये 50%, सूखी घास के अंदर 40 से 45%। नंबर 2। नंबर 3 देखिए, लकड़ी के अंदर 50%, सूखी घास के अंदर 40 से 45% और जूट के अंदर 60 से 65% और रुई के अंदर 90 से 95%। और सूती कपड़ों में में 90% सेलुलोज पाया जाता है। सूती कपड़ों में सेलुलोज 90% पाया जाता है, शेष प्रतिशत वसा व मौन होता है। शेष प्रतिशत वसा व मौन होता है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, सेलुलोज चल रहा है। इस यूनिट नंबर 4 का जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, उसका ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसका सामान्य सूत्र C6H10OI का मॉडल होता है। यह केवल पौधों में ही मिलता है और पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। सेलुलोज भी मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन स्टार्च में भी है, लेकिन स्टार्च भी यहाँ भोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। सेलुलोज वस्त्रों के लिए एक मुख्य स्रोत है। सबसे ज्यादा जो है वस्त्रों के द्वारा जो निर्माण होता है वो सेलुलोज के द्वारा होता है। ये लकड़ी, सूती कपड़े, जूट व रुई में सेलुलोज पाया जाता है। लकड़ी के अंदर 50%, सूखी घास के अंदर 40 से 45%, जूट के अंदर 60 से 65% और रुई में 90 से 95%। अब देखिए, सूती कपड़ों में 90% सेलुलोज होता है, इसलिए सूती कपड़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल प्राकृतिक चीजों से मिलकर बने होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनसे। तो सूती कपड़ों में 90% सेलुलोज पाया जाता है, शेष प्रतिशत जो है उनके अंदर फंसा हुआ मौन होता है। तो इस प्रकार से हमारा सेलुलोज क्या है? सेलुलोज भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ये पौधों के अंदर ही मिलता है, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है और इसका उपयोग मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। स्टार्च भोजन के लिए उपयोगी होता है। सूती सेलुलोज का उपयोग सूती वस्त्रों के स्रोतों में किया जाता है। ये लकड़ी,
सूखी घास, चून व रुई के अंदर पाया जाता है। लकड़ी के अंदर ये 50%, सूखी घास के अंदर 40 से 45%, जूट के अंदर 60 से 65% और रुई के अंदर 90 से 95% पाया जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। ये देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, सेलुलोज क्या है। अब अगला हम दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ पढ़ेंगे, वास्तव में सेलुलोज की संरचना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेलुलोज की संरचना बनाएंगे। ये नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज की संरचना बनाएंगे। ये सेलुलोज की संरचना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेलुलोज की संरचना बनाएं। सेलुलोज की संरचना बनाएं। देखिए नंबर 1, यह एक अपचायक शर्करा है। ये एक अपचायक शर्करा है। नंबर 2, इसके जल अपघटन से डी ग्लूकोज इकाई का निर्माण होता है। और नंबर 3, अनेक बीटा डी ग्लूकोज इकाई एक रेखीय बहुलक का निर्माण करती है। सेलुलोज का निर्माण करती है। नंबर 4 पॉइंट, C1 व C4 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ये देखिए अब संरचना देख लीजिए। ये कार्बन, ये O, ये हमारा C, ये C और ये C और ये C। ये आपका रहा ये क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज है। ये H, ये CH2OH आपका, ये H, ये OH, ये OH और ये H और ये देखिए ये O, ये आपका H बीटा डी ग्लूकोज, ये आपका C, ये आपका H, ये C, ये O, ये C और ये C। ये हो गया हमारा CH2OH, ये हमारा H, ये H, OH और H। ये देखिए आपका, क्योंकि ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, H और ये लीजिए आपका C, O, C और ये C और ये H, CH2OH, ये H और ये H और ये OH और ये H। ये हमारे सेलुलोज की संरचना होगी। अब देखिए अपन ये एक इकाई अल्फा डी बीटा डी को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारा C1 व C4 के मध्य
ग्लाइकोसिलिक बंध बनता है, ये देखिए। और ये हो गई हमारी सेलुलोज की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेलुलोज की संरचना। ये देखिए, ये सेलुलोज की संरचना। क्वेश्चन है आपका नंबर 2, सेलुलोज की संरचना बनाए। यह एक अनौपचारिक शर्करा है, क्योंकि सारे जो दोनों इकाइयां असंख्य इकाइयां होती हैं इनके अंदर, ये जो है आपका ग्लाइकोसिलिक बंध है उसमें CHO समूह मुक्त नहीं होता है, तो ये अनौपचारिक शर्करा है। इसके जल अपघटन से बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का निर्माण होता है। अनेक बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां एक रेखीय भौगोल का निर्माण कर देती है, जिसमें C1 या C4 के मध्य में ग्लाइकोसिलिक बंध बनता है। तो देखिए C1 और C4 के मध्य में ग्लाइकोसिलिक बंध बन गया आपका, और ये होगी सेलुलोज की संरचना। इसी के साथ में हमारा जो इस यूनिट 4 के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का बड़ा टॉपिक था, जिससे हमारे C सेक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं, और कई क्वेश्चन आप अभी जो पेपर हुआ है उसके अंदर इस यूनिट में से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए, तो इसलिए आप पूरा इसको ध्यानपूर्वक पढ़े। बहुत सिंपल है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही सरल है। अब देखिए, अब हम इसी यूनिट का एक छोटा पार्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। बहुत ही सिंपल, इसमें से देखिए यूनिट में से क्वेश्चन आया था, हम आपको बताएंगे इनोलेट द्वारा। हम अब इस यूनिट का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आपका फिनिश हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल यानी बायोकेमिस्ट्री जो कि हमने पढ़ी। अब देखिए सेलुलोज के बाद में हमारा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय द इनोलेट्स, यानी कि इनोलेट के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है आपका इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण का निर्माण। इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण का निर्माण। कार्बनिक संश्लेषण का निर्माण और सक्रिय मैथिलिन समूह द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। इनोलेट है, ये आपका सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 का। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आपका फिनिश हो गया। सेकंड टॉपिक है आपका ये, अब है सक्रिय, ये क्वेश्चन खूब आता रहता है, सक्रिय मैथिलीन समूह। सक्रिय मैथिलीन समूह द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण, कार्बनिक यौगिक का निर्माण या संश्लेषण। अब देखिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बात हो ये इनोलेट कह दो, सक्रिय मैथिलीन समूह कह दो, एक्टिव द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण। देखिए समझिए आप, किसी भी कार्बोनिल यौगिक के अंदर C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये कोई भी हमारा एक कीटो समूह, छोटे प्रश्न में आया था कीटो इनोन समानता को पढ़ सकते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन भी देखिए आपका हल हो रहा है। आगे नंबर में जो क्वेश्चन आया था इनका अभी जस्ट थर्ड ईयर के अंदर, तो देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक के समीपस्थ वाला कार्बन, ये आपका कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड यानी कीटो समूह है, के समीपस्थ वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जब ये यौगिक किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो
तथा अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये बहुत ही अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन का ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। यह आपका हो गया इनो। इसे ही हम इनोलेट कहते हैं। तो ये तो देखिए आधे नंबर में भी क्वेश्चन आया था, कीटो इनोल समायता को प्रदर्शित करें। तो ये क्वेश्चन देखो ये रहा, अभी जस्ट आया था। तो स्टार्टिंग यहां से हुई है। अब देखिए हम ये आपका बॉन्ड सी, बॉन्ड एच और बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और समझिए। और ये कोई भी क्षार के साथ अभिक्रिया करा रही है। ये हमारा कोई भी कार्बोनिल है। इस कार्बोनिल के सन्निकर्ष द्वारा ये अल्फा है, कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये अल्फा हाइड्रोजन ही आपका सक्रिय मेथिलीन समूह है, सक्रिय हाइड्रोजन। तो ये निष्कासित हो जाता है, H+ प्रोटॉन का त्याग कर देता है, जो इस क्षार के साथ क्रिया करके जल का अणु निष्कासित हो जाता है और ये कार्बन पर आपका ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और ये घटना है इनोलेट। ये यह सक्रिय मेथिलीन समूह बहुत स्थायी होता है, बहुत एक्टिव होता है। अब देखिए आप इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ ला सकते हो। तो देखिए सी, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड सी ओ, ये भी इनोलेट है, ऑक्सीजन पर ऋणात्मक चार्ज है। तो इस प्रकार से टॉपिक को समझिए। इनोलेट द्वारा कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण का निर्माण। इस इनोलेट के द्वारा हम अनेक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इस इनोलेट के द्वारा हम अनेक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। सक्रिय मेथिलीन समूह क्या है? बहुत यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्वेश्चन आता है आधे आधे नंबर में। तो ये आपका सक्रिय मेथिलीन समूह है, समझिए। H+ प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, ये CH2- आ गया। यही आपका सक्रिय मेथिलीन समूह है, इनोलेट। आपको ये लिखना है एग्जाम के अंदर। और ये अभी जस्ट जो पेपर हुआ था 26 तारीख को, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, कीटो इनोल समानता। कितना सिंपल है, देखो बहुत सिंपल। ये कीटो ग्रुप हो गया, ये इनोल ग्रुप हो गया। OH डबल बॉन्ड इन प्लस ऑल, सफिक्स जोड़ गया आपका और, तो इनोल। ये कीटो ग्रुप है। फिर समझ लीजिए आप, इनोलेट हमारे सेकंड इस यूनिट के अंदर जो सेकंड टॉपिक है, इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण का निर्माण या कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला है सक्रिय मेथिलीन समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, इस साल जरूर आएगा 100% रहेगा। सक्रिय मेथिलीन समूह क्या है? द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। तो देखिए कीटो यौगिक के समीपस्थ वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। जब ये किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो H+ प्रोटॉन का त्याग आसानी से हो जाता है। इस कारण से वो अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करता है और कार्बन पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। इसे हम इनोलेट कहते हैं। इनोलेट द्वारा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। हमको पहले देखो कीटो समूह और ये इनोल समूह। ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, अल्फा कार्बन से हमारा अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन आपको निष्कासित हो गया, ये आपके यहाँ जुड़ गया। ये आप एग्जाम्पल क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं, जल का अणु बाहर निष्कासित हो गया, ये इनोलेट बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए कुछ अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोनिक समूह निम्न हैं। कुछ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोनिक समूह, कुछ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोनिक समूह, जिनका
जिनके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो देखिए कुछ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोनिक समूह। ये नंबर 1 एग्जाम्पल में नंबर 1 है आपका CH3 C++CH3। अब ये कार्बन समूह की समीपस्थ वाले ये क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये हमारा हो गया एसीटोन। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, CH3 C++CH2 C++CH3। ये हो गए 1 2 3 4 5 2 4 पेंटा डाई। तो देखिए ये आपका सक्रिय मैग्नेटिक समूह है। तीसरा एग्जांपल देखिए आपका तीसरा एग्जांपल हो गया मैलोनिक एस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2 C++C2H5 C++C2H5, ये कार्बन समूह की समीपस्थ वाला ये हो गया आपका सक्रिय अल्फा हाइड्रोजन मैलोनिक एस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैलोनिक एस्टर। चौथा एग्जांपल लीजिए CH3 C++CH2 C++OC2H5 एसीटेट एस्टर AAE। ये देखिए संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैलोनिक एस्टर और एसिटिक एस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा यहाँ बहुत जो है अल्फा हाइड्रोजन का है, तो हम कुछ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कीटोनिक समूह के एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखिए ये आपका एसीटोन अल्फा कार्बन, ये सब कार्बन समूह के समीपस्थ वाला अल्फा कार्बन है। इसके अंदर भी देखो है ये आपका अल्फा, ये आपका हो गया सक्रिय मैग्नेटिक समूह है ना। इसमें मैलोनिक एस्टर का बहुत बड़ा रोल है। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, गलती कर देते हैं बहुत इस टॉपिक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो पेपर हुआ था उसमें वो एसीटोन एसिटिक एस्टर से क्लेजन संघनन आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू में ही देखिए टॉपिक के अंदर से कीटोइनोल समाप्त आया था अभी क्वेश्चन जस्ट। तो इस प्रकार से देखिए सक्रिय मैग्नेटिक समूह क्या है, इनोलेट क्या है, हमने आपको ये बताया, और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कीटोनिक समूह के एग्जांपल आपको बताए वास्तव में क्या होता है। लेकिन ये दो संरचना आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो मैलोनिक एस्टर और एसिटिक एस्टर, देखो ये भी आपका सक्रिय मैग्नेटिक समूह, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोनिल समूह के समीपस्थ वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, जो बहुत ही एक्टिव है। नाम समझिए, देखो सक्रिय, सक्रिय का मतलब एक्टिव, सक्रिय मैग्नेटिक समूह क्रिया करने के लिए वो तैयार है। समझ में आ रहा है आपको आगे? अब देखिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनको पढ़ाने के बाद में हमने एग्जांपल आपको बता दिए, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, इनोलेट आपका क्या है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब देखिए हम मैलोनिक एस्टर का निर्माण आपको बताएंगे। मैलोनिक एस्टर का निर्माण किस तरीके से होता है वो देखिए। ये इंपॉर्टेंट संरचना है। तो मैलोनिक एस्टर का निर्माण देखिए, मैलोनिक एस्टर का निर्माण। मैलोनिक एस्टर के निर्माण में देखिए आप ये लीजिए, हमने देखिए मैलोनिक एस्टर का निर्माण, ये लीजिए। अब देखिए ये आपका एसिटिक अम्ल है CH3Cl। मैंने कहा कार्बोनिल समूह के समीपस्थ वाला कार्बन हमेशा क्या कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं इसका क्लोरीनीकरण करा देता हूं, तो समझिए देखो ये अल्फा कार्बन था, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, HCl आपका बाहर निकल गया,
CH2 इज द सक्रिय मैथिलीन समूह, उसी से आगे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, HCl आपका बाहर निकल गया और ये CH2, इसीलिए हमने KCl के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये आपका KCl प्लस माइनस बाहर निकल गया, KCl आ रहा है देखो स्टूडेंट्स आपके समझ में, KCl आपका बाहर निकल गया तो आपका क्या बन गया CH2 COOH और C। अब देखिए CH2 ये देखिए और COOH और Cl, अब Cl के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसका पूर्ण चलन गठन होगा, न कि आंशिक चलन गठन होगा। H2O दो अणु हम जल्दी लेते हैं और ये पूर्ण चलन गठन हो गया, देखो ये अमोनिया बाहर निकल गई और अमोनिया बाहर निकल गई, ये आपका NH3 आपका बाहर निकल गया और ये देखिए CH2 और COOH, ये लीजिए। अब इसकी हम एल्कोहल के दो अणुओं के साथ क्या करेंगे, C2H5 OC2H5 और ये लीजिए, तो ये आपका देखो निष्कासित हो गया क्योंकि ये माइनस होता है ये प्लस होता है, ये आपका प्लस होता है ये माइनस होता है, तो देखिए CH2 COOH2H5 ये बन गया हमारा नाइट्रोनिक एसिड, बन गया ना आपको, और जब इनको हम बाहर निष्कासित होते हैं तो ये लीजिए। देखिए हमने आज आपको एक हिस्सा हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, बहुत बड़ी यूनिट है इसका टॉपिक कार्बोहाइड्रेट में से अच्छे क्वेश्चन आए और अब हमारे ये शॉर्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जहाँ पे आपको डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को अवश्य देखें आप, बिल्कुल भूल नहीं करें ऐसे, और जहाँ रिएक्शन आपको समझ में नहीं है उनसे पूछें। तो आज हमने आपको सेलुलोज पढ़ाया, सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेलुलोज के बाद में हमने आपको जो सेकंड पार्ट इसका इनोलेट द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण पढ़ाया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।